जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के मूल ग्रंथ, उसके अध्ययन अध्यापन किस प्रकार हो, इसकी एक श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, जिसमें अपन वास्तु के जो मूल ग्रंथ हैं जैसे विश्वकर्म प्रकाश, राजवल्लभ, सम्रांगण सूत्रधार, मानसार, मयमत, इन ग्रंथों को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में अपन जो आरंभ कर रहे हैं वो ग्रंथ है विश्वकर्म प्रकाश। वास्तुशास्त्र के लगभग 2500 से अधिक ग्रंथ उपलब्ध हैं और उसमें जो प्रचलित ग्रंथ हैं वो मानसार है, मयमत है, सम्रांगण सूत्रधार, राजवल्लभ, विश्वकर्म प्रकाश, मनुष्यालय चंद्रिका, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। काश्यप शिल्प, ये प्रमुख ग्रंथ हैं जो अभी प्रचलन में है। मत्स्य पुराण के अनुसार 18 ऋषियों के नाम मिलते हैं, अपने को प्राप्त होते हैं। भृगु, अत्रि, वशिष्ठस्य, ये परंपरा है, ये स्कूल्स हैं, ये अलग अलग स्कूल्स हैं। मानसार ग्रंथ को देखते हैं तो उसके 58वें अध्याय के आसपास अपने को 32 आचार्यों के नाम प्राप्त होते हैं। इतने स्कूल्स वास्तु के प्रचलन में रहे। इनमें जो विश्वकर्मा जी द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, स्कूल्स हैं, पुस्तकें हैं, उनका प्रचलन अधिक पाया गया है। विश्वकर्म वास्तुशास्त्र एक ग्रंथ है। विश्वकर्म प्रकाश, ये भी एक ग्रंथ है। इस विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में 13 अध्याय हैं, 1374 श्लोक हैं। और वास्तु और ज्योतिष के कॉम्बिनेशन से देखें तो ये सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है, जिसमें वास्तु भी है और ज्योतिष भी है। वास्तु के ग्रंथों में जो ज्योतिष का डिस्क्रिप्शन अपने को मिलता है, वर्णन मिलता है, वो सर्वाधिक इस ग्रंथ में मिलता है, विश्वकर्म प्रकाश में। आप लोग उसको एस्ट्रो वास्तु कह सकते हो आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जब ज्योतिष पर आधारित कोई व्यक्ति हो, ज्योतिषी हो, विद्वान हो, तो वो अपने ग्रंथों में ज्योतिष को प्रमुखता भी देता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसको थोड़ा सा वेटेज अधिक दे दिया गया। अन्य ग्रंथ हैं उसमें शिल्प अधिक है, मूर्तिकला अधिक है। किसी ग्रंथ में गणित आदि सूत्र इत्यादि अधिक है, पदविन्यास अधिक है, 32 प्रकार का पदविन्यास है। किसी ग्रंथ में आंतरिक सज्जा अधिक हो सकती है। तो जिस दृष्टि से उस ग्रंथ को लिखा है प्रमुखता से, वो उस ग्रंथ में झलकता है, दिखता है। तो इस विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में 13 अध्याय, आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन आरंभ कर रहे हैं विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ को। तो उसकी विषय वस्तु देख रहे हैं कि इस ग्रंथ में है क्या। इसका एडवांटेज ये है, फायदा ये है कि हमको वास्तु का स्कोप भी पता चलता है कि वास्तु कितनी व्यापक है, कितने विषय इसके अंदर समाहित हैं। यदि ये मालूम ना हो तो हम सोचते हैं प्लानिंग यानी वास्तु, कोई नक्शा आया, अपन ने उसको देख लिया, वो प्लानिंग हो गई यानी वास्तु हो गया। ऐसा सर्वसाधारण में ऐसा प्रचलित है, ऐसा प्रचलन में है। इस ग्रंथ को देखने से अपने को विषय की व्यापकता का पता चलता है, वास्तु कितनी व्यापक है उसका भी ज्ञान हमको होता है। तो इसका जो पहला अध्याय है वो है भूमि लक्षण। जो मयमत ग्रंथ है, मानसार ग्रंथ है, उसमें जो वास्तु का डिस्क्रिप्शन मिलता है तो कहते हैं भूमि, भवन, यान और शयन। वास्तु को जो वास्तु प्रकार नामक जो दूसरा अध्याय है उसमें बताया वास्तु यानी क्या। तो वास्तु यानी भूमि,
भवन, यान यानी व्हीकल, और शयन यानी फर्नीचर्स, पलंग आदि भी। ये चारों मिल के वास्तु कहा। और ये बताया कि इसमें अन्य तीनों का आधार जो है वो भूमि है। भूमि को सर्वाधिक महत्व दिया कि भूमि होगी तो उस पर भवन खड़ा होगा, भूमि होगी तो शयन कह लो, यान कह लो, वो होंगे। तो इन चारों में जो प्रमुखता है वो भूमि की है। तो यहाँ विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ में सबसे पहले भूमि का वर्णन मिला। भूमि लक्षण, भूमि लक्षण, भूमि कैसी हो, साइट सिलेक्शन कैसा हो, भूमि परीक्षण कैसा हो, लोकेलिटी कैसी, उसका डिस्क्रिप्शन। एक एक चैप्टर अभी अपन विस्तार में देखने वाले हैं कि किस अध्याय में क्या वर्णन मिलता है। पर सामान्य रूप से पहला जो चैप्टर है भूमि लक्षण, उसमें वास्तु पुरुष की उत्पत्ति से परंपरा से लेके भूमि लक्षण, साइट सिलेक्शन का वर्णन। दूसरा है गृह आदि विचार, घरों का विचार किया। तीसरा कहा मुहूर्त, गृह आरंभ मुहूर्त कब शुरू करना। चौथा कहा गृह और शयन विचार, उसमें शंकु स्थापन है, उसमें पलंग है, उसमें मेजरमेंट्स हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है। पांचवा कहा शिलान्यास, उसको वास्तु पद विन्यास भी कहते हैं, कि पूरा जो क्षेत्र है उसको कैसे 64 भाग में, 81 भाग में, 100 भाग में विभाजित करना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस क्या है, नाड़ी क्या है, वंश क्या है, शिरा क्या है, मर्म क्या है, मर्म पर नकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थ हो तो क्या दोष होता है, इसका डिस्क्रिप्शन। छठवां अध्याय प्रासाद विधान, मंदिर के संदर्भ में कि मंदिर कैसे बनाना। सातवां है द्वार निर्णय, 15 प्रकार से कैसे द्वार का निर्धारण करना, कि डोर सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया हैं, कहाँ डोर बनवाना, कब बनवाना, उसके 15 प्रकार इस विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ में दिए। आठवां अध्याय जलाशय, वाटर बॉडीज, किस दिशा में बनाना, किस आकार में बनाना, क्या परिणाम होगा। नवा अध्याय वृक्ष छेदन विधि, सम्रांगण सूत्रधार में उसको दारू आहरण विधि कहते हैं, जंगल से लकड़ी कैसे लाना। इसी में बताया किस वर्ण के लिए कौन सी लकड़ी शुभ है, उसको कैसे काटना, किस दिशा के वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करना। ब्राह्मण आदि जो 4 वर्ण हैं उसके लिए कौन सी लकड़ी उपयुक्त है किस वर्ण के लिए। 10वां अध्याय है गृह प्रवेश, कि घर में जब प्रवेश करते हैं, प्रथम प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार करना। उसमें शैया के जो पलंग की जो लकड़ी है उसमें क्या क्या दोष होते हैं, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसका भी विचार है। 11वां है दुर्ग लक्षण, किला कैसे बनवाना, फोर्ट कैसे बनवाना, किस विधि से बनाना, कौन सा पूजन करना। 12वां है शल्योद्धार, कि भूमि के अंदर नकारात्मक ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको शल्य कहते हैं। तो शल्य को कैसे ढूंढना, उसकी 6 विधियां हैं। और ढूंढने के बाद, उसको निकालने के बाद कैसे कलश की स्थापना करना, उसमें किन किन पदार्थों को रखना, ये डिस्क्रिप्शन मिलता है। 11वां है गृह वेद विचार, कि आंतरिक वेद कौन कौन से होते हैं, बाह्य वेद कौन कौन से होते हैं, तो ये दोषों का क्या दुष्परिणाम होता है। तो इस प्रकार से ये पूरे विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ के 13 अध्याय के 1374 श्लोक में ये विषय वस्तु बताई गई है। अब इसमें जो पहला अध्याय है, जो उसकी विषय वस्तु को जो अपन देखते हैं, तो सबसे पहले मंगलाचरण, जयति वरद मूर्तिर मंगलम मंगला नाम, जयति सकल वंद्या भारती ब्रह्म रूपा, जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा, दिशतु मम महेशो वाग्मय शब्द रूप। मंगलाचरण, मंगलाचरण करने से चित्त शांत होता है, स्थिर होता है, एकाग्र होता है और उपकरण की भांति कार्य करता है। तो सबसे पहले मंगलाचरण है। उसके बाद शास्त्र में परंपरा है कि जिस विषय का उल्लेख करना है सबसे पहले उसके महत्व को प्रतिपादित करते हैं, महत्व बताते हैं। तो इसका उद्देश्य गृह निर्माण है, तो घर की उपयोगिता बताई कि आ ब्रह्म भुवनात् लोका गृहस्थ आश्रम आश्रिता। तो उसके बाद
घर की उपयोगिता है। उसके बाद परंपरा है कि वास्तु की जो परंपरा है वो महादेव से आरंभ होकर वृहदत्त से विश्वकर्मा, वृहदत्त से पाराशर से विश्वकर्मा जी को प्राप्त हुई। तो ऐसी गौरवशाली परंपरा से आप जुड़ने जा रहे हो, तो आपका जो आचरण है, व्यवहार है, उस परंपरा के अनुरूप कह लो, अनुकूल कह लो, वो होना चाहिए, ये बताया। उसके पश्चात शास्त्र का उद्देश्य लोक कल्याण, जन कल्याण, लोका नाम हित काम यया। उसके बाद वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन है। उसमें बताया कि त्रेता युग में वो महाभूत व्यवस्थित हुआ, अर्थात जब चेतना का स्तर गुणातीत या सतोगुण से रजोगुण की ओर होता है तो वास्तु के दोष लगना आरंभ होते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है। ये तो एक एक चैप्टर जब अपन डिटेल में देखेंगे तो उसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी चैप्टर की विषय वस्तु देख रहे हैं। फिर कहा वास्तु पूजन कब करे, वास्तु शांति कब करे, कि जो भी कोई नवीन निर्माण कार्य करना हो उस समय वास्तु पूजन करे, प्लानिंग करे, अकॉर्डिंग टू दैट वो कंस्ट्रक्शन करे। फिर वास्तु दोष के लक्षण बताए, सिम्टम्स बताए कि किसी स्थान पर जब वास्तु दोष होता है तो उसके क्या लक्षण है, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं जिसके आधार पर अपन ये निर्धारित करते हैं कि इस जगह वास्तु दोष है। फिर उपाय बताया कि वास्तु शांति करे। उसके पश्चात भूमि चयन का महत्व बताया। फिर वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 वर्णों में मनुष्यों को विभाजित किया और किस वर्ण के लिए, किस रंग के, गंध के, आकार की भूमि शुभ है, प्लव की भूमि शुभ है, ये बताया। और विभिन्न आकार के माध्यम से आकार के गुण बताए। फिर भूमि परीक्षण विधि का वर्णन है कि भूमि की परीक्षा किस प्रकार करना। उसमें घनत्व परीक्षण है, आर्द्रता परीक्षण है, विकिरण परीक्षण है, एयर फ्लो टेस्ट है। ये सारी टेस्ट का डिस्क्रिप्शन अपने को उसमें प्राप्त होता है। उसके पश्चात शुभाशुभ शकुन का डिस्क्रिप्शन है कि जब कभी भी कोई बड़ा कार्य का आरंभ करने जाएं तो शुभ मुहूर्त के अतिरिक्त शुभ शकुन भी देखना चाहिए, उसका भी विचार करना चाहिए। तो कौन कौन से शकुन भूमि चयन के लिए शुभ है उसका डिस्क्रिप्शन इस अध्याय में है। उसके बाद जब खनन विधि करेंगे तो उसमें भी बताएंगे कि खनन के समय के शकुन कौन कौन से हैं शुभ। फिर भूमि पूजन विधि का वर्णन है। फिर गृह आरंभ 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक घर के लिए मुहूर्त बताए, दूसरा मंदिर के लिए आरंभ करने के मुहूर्त अलग बताए। उसके अलावा जलाशय और वेदी, इनको भी बनवाना होता है। इसके मुहूर्त जो होते हैं, इनके मुहूर्त जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो सूर्य की राशि से, चंद्र की राशि से, माह से, नक्षत्र आदि का विचार करते हुए किस तरह मुहूर्त का निर्धारित करना, उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन इस विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के पहले अध्याय के 100 श्लोक के बाद दिया है। उसके पश्चात भूमि पूजन विधि है, खनन विधि है और खुदाई के समय के शुभाशुभ शकुन करके यह अध्याय लगभग जो 127 श्लोक अपने अंदर रखता है वो समाप्त होता है। उसके पश्चात अध्याय 2 गृह आदि विचार है। इस गृह आदि विचार नामक जो अध्याय है अपना, उसमें सबसे पहले जो साइट का अपन ने सिलेक्शन कर लिया, जो भूमि का अपन ने चयन कर लिया, उसकी स्वप्न विधि के माध्यम से उसकी परीक्षा करते हैं कि जो भूमि है उसके स्थान पे जाकर रात्रि को शयन करते हैं। खुद को पहले सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करके, मंत्र आदि का जप करके, उस प्रकार का विचार करके उस स्वप्न से परीक्षा करते हैं। स्वप्न विधि कहते हैं कि ये भूमि जो है वो निवास करने वाले व्यक्ति के लिए कैसी रहेगी। तो स्वप्न विधि का विचार है। उसके पश्चात दिशा ज्ञान विधि का है। शंकु स्थापन के द्वारा कैसे विभिन्न दिशाएं ज्ञात की जाती है। उसके पश्चात स्लोप कह लो, प्लव कह लो, उसका विचार है। फिर मास के अनुसार, सूर्य राशि के अनुसार ग्रह आरंभ मुहूर्त का विचार है। कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा है, उसके अनुसार मुहूर्त का विचार है। फिर
ग्रह जो है वो ग्रह आरंभ करते समय किस भाव में बैठे हैं, सूर्य चंद्र आदि जो ग्रह हैं वो किस भाव में बैठे हैं, उसके अनुसार शुभाशुभ का विचार है। कौन कौन से योग तिथि को त्याज्य करना उसका विचार है। उसके पश्चात आयादि के सूत्र दिए। एक सूत्र दिया, लंबाई में चौड़ाई का गुणाकार 8 से भाग दे और जो शेषफल आए उसको आय जाने और विषम आय शुभ है। इसके अतिरिक्त 9 सूत्र भी है, उसमें आय है, उसमें नक्षत्र है, ऋण है, तिथि है, व्यय है, अंश है, आयु है, ऐसे 9 सूत्र दिए हैं। उसके आधार पर लंबाई और चौड़ाई का निर्धारण करना इस विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के दूसरे अध्याय में बताया गया है। उसके अलावा इसी में विभिन्न कक्षों का निर्धारण करना, प्लानिंग, जो आजकल जितनी प्लानिंग प्रचलन में आ गई वो इस विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के 94 श्लोक से लेके 100 नंबर का जो श्लोक है 94 to 100 उसके आधार पर है। सामान्य रूप से ये जो प्लानिंग है ये नॉर्थ फेसिंग घर और ईस्ट फेसिंग घर के लिए शुभ है। सभी साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग जो प्लॉट है उसके लिए ये नियम एप्लीकेबल नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अलिंद विचार है, एक शाला भवन है, द्विशाल भवन है, त्रिशाल भवन है, चतुशाल भवन है, उनका विचार है। स्तंभ का मान है, द्वार का प्रमाण है, कितनी हाइट होना चाहिए, स्तंभ के क्या डायमेंशन होना चाहिए, लेंथ विड्थ का क्या रेशो होना चाहिए, इसका विचार। अध्याय 3 भी मुहूर्त का, उसमें तिथि अनुसार, वार अनुसार, नक्षत्र योग, ग्रह के अनुसार वो ग्रह आरंभ कब करना और अलग अलग भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं तो वो घर कितने समय तक टिकेगा, इसका विचार है। अध्याय 4 जो है उसमें जो खूंटी होती है, शंकु होता है, उसको कैसे लगाना, स्थापित करना, उसकी विधि है। लकड़ी को कैसे सुखाना, इसका डिस्क्रिप्शन है। और जो नींव में जो अपन रखते हैं शिला पत्थर, उसका कैसे न्यास करना, कैसे चयन करना, शुभाशुभ कैसी होती है उसको देखना, क्योंकि उस शिला पर ही स्तंभ खड़ा होगा। पूरे भवन का भार उस स्टोन पर, शिला पर आएगा, तो उसको कैसे सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करके रखना, इसका डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। उत्तर भारत के जो ग्रंथ हैं उनमें शिलान्यास कहते हैं। दक्षिण भारतीय जो ग्रंथ हैं उसमें अपने को जो मिलता है वही वर्णन गर्भ विन्यास के नाम से मिलता है, कि भूमि के अंदर प्रथम जो स्तंभ है उसके नीचे कैसे सकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थ रखना। पहले के समय में तो वो गृह आरंभ कह लो, उसके पहले रखते थे। आज अपन उसी सिद्धांत को कैसे वो वास्तु करेक्शन करना उसमें यूज करने लगे, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। कुछ ध्यान में आ रहा है? विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। 13 अध्याय है। पहला भूमि लक्षण देख लिया, दूसरा गृह आदि विचार, उसको भी सारांश रूप में देखा, फिर ग्रह आरंभ मुहूर्त देखा, फिर गृह और शयन विचार देखा, और अब जो है ये शिलान्यास कह लो, वास्तुपद विन्यास कह लो, ये 5वां अध्याय है। इसमें जो है वो अपने को 64 पद वास्तु और 81 पद वास्तु का डिस्क्रिप्शन मिलता है। किस अंग पर कौन सा देवता बैठा है। वास्तु पुरुष मंडल जब बनाते हैं 81 पद वास्तु में, तो उसमें 45 देवता है, 10 खड़ी रेखा और 10 आड़ी रेखा। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नाड़ी, उसको कहते हैं शिरा, उसको कहते हैं रज्जु। उनके नाम है शांता, यशोवती, कांता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, सुमना। देखो ये जो अपना कोर्स है इसमें अपने को रोज एक श्लोक भी करना है, लर्न बाय हार्ट। तो यदि साल भर में अपन इसको लर्न करेंगे तो अपने को 365 श्लोक याद हो जाएंगे। तो कौन सी बात किस ग्रंथ में कहाँ लिखी है वो अपने को याद रहेगी। तो इसका भी अभ्यास साथ साथ करना है। तो ये जो खड़ी और आड़ी रेखा है उसको नाड़ी कहते हैं, शिरा कहते हैं, रज्जु कहते हैं। इसी प्रकार तिरछी रेखा डालते हैं, डायगोनल्स, ईशान से लेके इधर पितृ तक, फिर उसके 2 पैरेलल और डाल देते हैं, एक पद छोड़ के लेफ्ट राइट में, फिर एक इधर वायु से लेके अग्नि तक, फिर एक और पैरेलल डायगोनल डालते हैं। और उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं, कटान बिंदु होते हैं, उसको मर्म कहते हैं, महामर्म।
उस पर खंबा है, दीवार है, नकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं या शयन है, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा ये पूरा डिस्क्रिप्शन इस 5वें अध्याय में मिलता है। इसमें देवताओं के ये जो 45 देवता हैं, ब्रह्मा, अरिमा, व्यवस्वान, मित्र, भूधर, आप, आपस, सवित्र, सावित्र, इंद्र, इंद्रजय, रुद्र, रुद्रजय और शिखी, पर्जन्य, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य, बृहस्पति, अंतरिक्ष, अग्नि, पूषा, वितत, ग्रहक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृष, पितृ, दोवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोर, श्लोक, मारुत, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, मृग, अदिति, उदिति। ऐसे ये जो 45 देवता हैं, इनके मंत्र मिलते हैं, इनके रंग मिलते हैं। इस प्रकार से इनका डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। इनका आह्वान किया जाएगा, इनके आहुति दी जाएगी, इनको क्या भोजन दिया जाता है, बलि पदार्थ, उसका डिस्क्रिप्शन है। किसमें? इस 5वें अध्याय। ये महत्वपूर्ण है। इसमें यजमान के अभिषेक की विधि का भी वर्णन है, शिलान्यास विधि का भी वर्णन है। तो 5वां अध्याय काफी विस्तार में है, महत्वपूर्ण भी है। इसी में 64 पद वास्तु का डिस्क्रिप्शन भी है कि 64 पद वास्तु कैसे किया जाता है। उसके पश्चात 6वां अध्याय जो है वो प्रासाद विधान है। इसमें मंदिर निर्माण विधि का वर्णन है, लिंग की स्थापना कैसे करना, पीठिका की स्थापना कैसे करना, कैसे वो जो लिंग का बेस वाला पोर्शन है वो चौकोर है, उसको ब्रह्मा भाग कहा, बीच का जो है वो अष्टकोण है, उसको विष्णु भाग कहा, ऊपर का जो पोर्शन है उसको शिव भाग कहा। वो सिलेंड्रिकल है, सर्कुलर है। अग्नि पुराण में जब देखेंगे तो 74,000 प्रकार के ये लिंग विधान या लिंग का वर्णन प्राप्त होगा, अनुपात के भेद से, पदार्थ के भेद से, और उनके रिजल्ट भी अलग अलग होते हैं, इस प्रकार दिए गए। तो 6वां अध्याय जो है वो प्रासाद विधान है, मंदिर निर्माण का डिस्क्रिप्शन। इसमें मंडप का डिस्क्रिप्शन है, इसमें शिखर का डिस्क्रिप्शन, विभिन्न प्रकार के जो मंडप होते हैं 27 प्रकार के, और विभिन्न प्रकार के जो शिखर होते हैं, किस मंदिर में कौन सा शिखर बनवाना, श्रृंग क्या होता है, सुकनाशा क्या होती है ना, मेखला क्या है, वो सब डिस्क्रिप्शन इस 6वें अध्याय में अपने को प्राप्त होता है। 7वां अध्याय द्वार निर्माण, इसमें द्वार का डिस्क्रिप्शन है। 15 प्रकार से द्वार का निर्धारण, द्वार के सामने वेद हो तो क्या दुष्परिणाम, द्वार में डिफेक्ट्स हो तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और द्वार आकार और उसके परिणाम, इसका भी डिस्क्रिप्शन अपने को प्राप्त होता है। 8वां जो है वो जलाशय विचार है, वाटर बॉडीज कि जो वाटर टैंक बनाना हो तो उसको किस दिशा में बनाना तो क्या परिणाम प्राप्त होगा, किस आकार में बनाना तो उसके क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, यह अध्याय 8 में दिया गया है। अध्याय 9 जो है वो वृक्ष छेदन विधि है। अलग अलग प्रकार की जो लकड़ी है वो अलग अलग प्रकार के प्रयोग में लाई जाती है। कुछ लकड़ियां, अन्य ग्रंथ को देखो, मानसार महमत को, जिनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसके कॉलम बनाते हैं, जिसकी शीयरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसके बीम बनाए जाते हैं, पार्ट बनाए जाते हैं। यहाँ विश्वकर्म प्रकाश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे इन्हांस करना, कैसे बढ़ाना, कि किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग यदि करेंगे द्वार में, पलंग में, टेबल चेयर में, तो कौन से वर्ण के इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज कह लो, ब्राह्मण के गुण किससे विकसित होते हैं, तो लकड़ियों का डिस्क्रिप्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज इन्हांस करना हो तो कौन सी लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए, वो भी डिस्क्रिप्शन है। वैश्य के गुण बढ़ाना हो तो कौन सी लकड़ी शुभ है, वो भी है। और वृक्ष को काटते समय, काटने के बाद जो उसमें एक सर्कल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो उसमें जो रिजेस वगैरह होती हैं उसके अनुसार वृक्ष में कौन सा जीव है ये भी पता लगाते हैं। सर्प आदि हो तो उस लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वृक्ष की लकड़ी काट कर लाते समय, पहले के समय में जब वृक्ष की लकड़ियां जंगल से लाते थे तो उस समय के शुभाशुभ का भी डिस्क्रिप्शन इसमें प्राप्त होता है 9वें अध्याय में। ये वृक्ष छेदन विधि है। 10वां अध्याय गृह प्रवेश है। इसमें मुहूर्त बताया, शैया कह लो, पलंग कह लो, उसमें 10 प्रकार के लकड़ी में किस प्रकार चिन्ह हो सकते हैं तो उसके क्या परिणाम है उसका डिस्क्रिप्शन है। 11वां अध्याय दुर्ग लक्षण, दुर्ग निर्माण,
विभिन्न प्रकार के दुर्ग आकार के आधार पर उसका डिस्क्रिप्शन है, उसके अनुसार उसमें दुर्ग का निर्माण होगा आकार के अनुसार। फिर उसके अलग अलग भेद हैं, निर्माण की विधि है, पूजन की विधि है। और 12वां जो है वो है शल्योद्धार। भूमि के अंदर नकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थ, हड्डी है, कोयला है, राख है, भूसी है, लोहा है, उसको शल्य कहते हैं। तो उसको कैसे ढूंढना, उसकी 6 विधियां हैं। ढूंढने के बाद उसको निकालना, निकालने के बाद उसको भूमि को पॉजिटिवली चार्ज करना, कलश की स्थापना करना, कौन कौन से पदार्थ रखना, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन अध्याय 12 शल्योद्धार में मिलता है। अध्याय 13 जो है वो घर में कौन कौन से दोष होते हैं, आंतरिक और बाह्य, अंदर के और बाहर के, उनका डिस्क्रिप्शन है। तो इस प्रकार से ये जो विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ है, इसमें वास्तु को बहुत विस्तार से बताया गया है। अब प्रश्नोत्तर के लिए तैयार हो जाओ। तो विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? विश्वकर्मा जी। इसमें कितने अध्याय हैं? कुल 13 अध्याय। इसमें कितने श्लोक हैं? 1374, 1374 ये श्लोकास है। पहला अध्याय क्या है? भूमि लक्षण। दूसरा अध्याय क्या है? उसका नाम क्या है दूसरे अध्याय का? गृह आदि विचार। तीसरा अध्याय गृह आरंभ मुहूर्त। चौथा अध्याय गृह और शयन विचार। 5वां अध्याय शिलान्यास कह लो या वास्तुपद विन्यास कह लो। 6वां अध्याय बोलो, बताओ, प्रासाद विधान। 7वां अध्याय द्वार लक्षण। 8वां अध्याय कौन सा? जलाशय विचार, वाटर बॉडीज। 9वां अध्याय 9वां अध्याय बताओ, वृक्ष छेदन विधि। 10वां अध्याय गृह प्रवेश। 11वां अध्याय कौन सा है? दुर्ग विधान। 12वां अध्याय शल्योद्धार। और 13वां अध्याय गृह वेद विचार। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, 2-3 बार सुनेंगे, तो विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ की विषय वस्तु क्लियर होगी। और उससे यह भी पता चलेगा कि वास्तु का स्कोप कितना है। जैसे इसमें देखा ना, 1374 श्लोक हैं और केवल 6 श्लोक प्लानिंग के हैं। दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 94 से 100, यानी हार्डली 1% भी नहीं हुआ, 0.5%। बाकी जो 99% है वो भी वास्तु है। तो जब कभी भी वास्तु को समझना हो, देखना हो, जानना हो, तो ये भी चिंतन करना चाहिए कि वास्तु का जो स्कोप है, क्षेत्र है, वो कितना व्यापक है। जो अपन बोलते हैं ना, पूरा घर अपना वास्तु से बना है, तो वास्तु से पूरा घर बना है, तो पूरे ये जो श्लोक है उसको ध्यान में रख के, उसका मुहूर्त क्या है, दिशा क्या है, शिलान्यास क्या है, द्वार मुहूर्त क्या है, द्वार स्थापना क्या है, सारे फैक्टर्स अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और अध्याय 1 भूमि लक्षण, उसको डिटेल में एक एक श्लोक को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसको जब क्रम से सुनेंगे, सीक्वेंस में सुनेंगे, तो विषय एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।